जय हिंद सभी को। मेरा नाम विकास कुमार। आज हम सब ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिससे हमारे भारत के किसी भी पेपर में 1 या 2 नंबर का आना तय रहता है। आना आना ही आना है 1-2 नंबर का। तो चलिए आज हम लोग ज़्यादा बातें न करते हुए ज्योग्राफी में बात करने वाले हैं नदियों के बारे में। सर्वप्रथम हम जानेंगे नदियाँ। नदियाँ क्या होती हैं? नदियाँ जब हिमालय से निकलती हैं तो ये सब नदियाँ सर्वप्रथम अपजय, अपरदन व निक्षेपण करते हुए आगे बढ़ती हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे नदियाँ, ये अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण ये क्या होता है। उसके बाद नदियों की 3 अवस्थाएं होती हैं, युवा, प्रौढ़ा, वृद्धा। तो चलिए शुरू करते हैं आज नदियों के बारे में। सर्वप्रथम जानेंगे नदियाँ, जो हमारा टॉपिक पड़ा हुआ है पहले से। उसके बाद जानेंगे नदियाँ निक्षेपण, नहीं सर्वप्रथम जानेंगे अपक्षय, अपक्षय, अपरदन व निक्षेपण। अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण। अपक्षय क्या होता है, अपरदन क्या होता है, निक्षेपण पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे। जब नदियां हिमालय से निकलती हैं तो ये इनका वेग बहुत ही तेज होता है। इनके सामने कोई भी पत्थर पड़ता है उसको काट देती हैं, या कोई भी पत्थर पड़ता है उसको अपने साथ बहा ले जाती हैं। अपक्षय मतलब हम लोग कह सकते हैं टूटना, अपरदन घिसावट या रगड़ना, निक्षेपण जमाव। तो सर्वप्रथम जब नदियां युवा अवस्था में होती हैं तो वो अपक्षय करते हुए आगे बढ़ती हैं, बड़े बड़े पत्थरों को अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। उसके बाद जब बड़ा पत्थर ढनकता है उसके वेग से जो रास्ते में छोटे छोटे पत्थर ढनकते हैं उसको भी अपने साथ ये ढंगा ले जाती हैं। उसके बाद ये जब समतल मैदान या मैदानी भागों में आ जाती हैं तो इनका वेग बहुत ही धीमे हो जाता है। ये अपने द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़, पत्थर, अवसादों को जमाव मतलब छोड़ना शुरू कर देती हैं। इनमें इतनी शक्ति नहीं होती है कि ये उसको अपने साथ बहाकर ले जा सके समुद्र तक, इसीलिए इसे निक्षेपण कहते हैं। तो अपक्षय मीन्स टूटना, अपक्षय टूटना, अपरदन रगड़ना, रगड़ना या घिसावट। उसके बाद निक्षेपण जमाव, निक्षेपण जमाव। नदियों की 3 अवस्थाएं, नदियों की अवस्था। सर्वप्रथम युवावस्था में नदी होती है, प्रौढ़ावस्था, युवा, प्रौढ़ावस्था हम लोग कह सकते हैं जो बीच वाली। उसके बाद नदी आती है वृद्धावस्था में। ठीक, ये नदियों की 3 अवस्थाएं हो गई, पहली, दूसरी, तीसरी। अब जैसे यदि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि नदियाँ कौन सी अवस्था में अपक्षय करते हुए आगे बढ़ती हैं, तो ये तो आसान सा सवाल हो जाएगा। नदियाँ युवावस्था में अपक्षय करती हैं। जब यदि नदी अब वृद्धावस्था में तो नदी करेगी नहीं अपक्षय, इतनी इसमें शक्ति है नहीं। जब ये अपने द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थरों को ये छोड़ना शुरू कर देती है तो ये किसी पर्वत या पत्थर को कैसे काट पाएगी ना। तो उसके बाद नदी अपक्षय युवावस्था में करती है, अपरदन प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में नदी जमाव, निक्षेपण कह सकते हैं, निक्षेपण करना प्रारंभ कर देती है। ठीक है, ये हमारा नदियों का बेस था। अब आइए बात करते हैं नदियाँ भांबर तराई कब बनाती हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे सर्वप्रथम नदियाँ जब हिमालय से निकलती हैं, ये कोई नदी है हिमालय से निकलती हुई, जब ये नदियाँ क्षिप्रिकाकार गति करते हुए आगे बढ़ती हैं, क्षिप्रिकाकार गति करते हुए आगे बढ़ती है। उसके बाद जैसे मान लीजिए ये कोई पहाड़ है, पर्वत, रेटिंग के लिए माफी चाहेंगे, रेटिंग इतना अच्छा नहीं है। जब नदी किसी पर्वत के बीच से बहते हुए आगे बढ़ती है तब ये भांबर क्षेत्र का निर्माण करती है, भांबर। उसके बाद नदी तराई क्षेत्र में आ जाती है। उसके बाद नदी मैदानी भागों में आ जाती है। ठीक, उसके बाद जैसे अब ये नदी मैदानी भागों में आ गई है तो ये बहते हुए जा रही है। ये इसका वेग बहुत ही धीरे हो जाता है। ये अपने द्वारा लाए गए कंकड़, पत्थर, अवसादों को यहाँ पे छोड़ना शुरू कर देती है। कहते हैं केवल जल ही आगे ले जा पाती है, जो अपने साथ ऊपर से बहा कर लाए हैं अवसाद, कंकड़, पत्थर, उनको छोड़ना शुरू कर देती है। अब जैसे यहाँ पे कोई
पर्वत मिलता है। अब यदि युवावस्था में नदी होगी तो इसको काट देगी, ठीक है, अपक्षय कर देगी इसका या अपर्दन कर देगी, लेकिन नदी में इतनी शक्ति नहीं है कि वो इसका अपक्षय या अपर्दन कर पाए, इसलिए ये नदी सीधा या अपना कचरा समुद्र में डाल देती है या इसी पर्वत के मध्य बगल से, इस पर्वत के बगल से बहना प्रारंभ कर देती है। ये सीधा समुद्र में चली गई, ये हमारा पर्वत है। जो नदी सीधा अपना कचरा समुद्र में डालती है वह ज्वरनदमुख या एरचुरी का निर्माण करती है और जो नदी अपना कचरा समुद्र में नहीं डाल पाती है, कह सकते हैं, या उसका वेग उतना नहीं हो सकता है कि वो अपना कचरा समुद्र तक बहाकर ले जा पाए, वह डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण, ठीक है। हम विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा किस नदियों के द्वारा निर्माण होता है? गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा, ठीक है। अब हम लोग शुरू से एक बार रिवाइज करते हैं। नदियां, सर्वप्रथम नदियां अपक्षय अपर्दन निक्षेपण करते हुए आगे बढ़ती हैं। अपक्षय मतलब टूटना, निक्षेपण मतलब अपक्षय टूटना, अपर्दन रगड़ना या घिसावट, उसके बाद निक्षेपण मतलब जमाव कह सकते हैं। उसके बाद जब नदियां हिमालय से निकलती हैं तो छिपरकाकार गति करते हुए आगे बढ़ती हैं। जब नदियां किसी पर्वत के मध्य से बहती हैं तो वो भांबर क्षेत्र का निर्माण करती हैं। उसके बाद नदी तराई क्षेत्र में आती है। उसके बाद नदी मैदानी भागों में आती है। उसके बाद जब नदी मैदानी भागों में आती है तो यह अपने साथ लाए गए पत्थरों अवसादों को छोड़ना शुरू कर देती है। उसके बाद नदी जब जो इसके साथ कचरा बच जाता है, ये पर्वत मिल गए यहाँ पे किसी पे, तो जो नदी अपना कचरा सीधा समुद्र में डाल देती है वह ज्वरनदमुख या एरचुरी का निर्माण करती है। जो नदी पर्वत से मुड़ जाती है या कह सकते हैं अपना कचरा समुद्र तक नहीं पहुंचा पाते वो डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। हम अब बात करेंगे हम लोग भारत की नदियों के बारे में, ठीक है। सर्वप्रथम नदियों को दो भागों में बांटा गया है, एक हिमालयी नदियां, एक प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है। सर्वप्रथम हम लोग बात करेंगे हिमालयी नदियों के बारे में। तो पहले मैं लिख देता हूं हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है। हिमालयी नदियां इधर लिख देते हैं प्रायद्वीपीय नदियां। आप लोग चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। पूरा हम लोग शुरू से पूरा बेस से नदी के एकदम पढ़ते हुए अंत तक चलेंगे। मैंने भी अपने नोट्स बना रखे हैं, उसी से हम रिवीजन करते हैं और आप लोग इसमें बोर्ड में अपना रिवीजन, समझ लीजिए हमारा तो रिवीजन ही होता जा रहा है, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियाँ या हिमालयी नदियाँ, यदि हमसे कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियाँ या हिमालयी नदियाँ। हिमालयी नदियों में हम लोग पढ़ेंगे सर्वप्रथम सिंधु नदी प्रणाली, उसके बाद गंगा नदी प्रणाली, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली, गंगा नदी प्रणाली, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। उसके बाद बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदियों में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, और दूसरा बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, ठीक है। एक बार जितना पढ़ चुके हैं उतना रिवीजन मार लेते हैं हम लोग जल्दी से। सर्वप्रथम नदियां अपक्षय अपर्दन व निक्षेपण की गति करते हुए आगे बढ़ती हैं। नदियां युवावस्था में अपक्षय करती हैं। अपक्षय मतलब होता है, हम लोग कहते हैं अपक्षय मीन्स होता है टूटना, अपर्दन मीन्स होता है रगड़ना या घिसावट, उसके बाद निक्षेपण मीन्स होता है जमाव। नदियां जब हिमालय से निकलती हैं तो छिपकाकार गति करते हुए आगे बढ़ती हैं। जब वह किसी पर्वत के मध्य बहती हैं
पर्वत के बीच से बहती हैं तो वो भांबर क्षेत्र का निर्माण करती हैं। उसके बाद नदियाँ तराई क्षेत्र में आती हैं। उसके बाद नदियाँ मैदानी भागों में आती हैं। जब ये मैदानी भागों में आती हैं तो ये निक्षेपण करती हैं, ठीक है। उसके बाद जब नदियाँ बहते हुए जाती है, जब उनका रास्ते में पत्थर मिल जाता है, जो नदी सीधा अपना कचरा समुद्र में डालती है वह जर्नदमुख या एर्चुरी का निर्माण करती है। एर्चुरी इंग्लिश में कहते हैं जर्नदमुख को। उसके बाद जो नदी अपना कचरा समुद्र में नहीं डाल पाती है वह डेल्टा का निर्माण करती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा, जो गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित है, ठीक है। अब हम लोग इसमें बात करेंगे सर्वप्रथम, ये हमारा हो गया हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब हम लोग सर्वप्रथम बात करेंगे हिमालयी नदियों के बारे में। हिमालयी नदियों में हम लोग सर्वप्रथम पढ़ेंगे सिंधु नदी प्रणाली, उसके बाद गंगा नदी प्रणाली, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे प्रायद्वीपीय नदियों में, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम लोग हिमालयी नदियाँ। हिमालयी नदियाँ इतना रिवीजन कर लेंगे हम लोग कि हर एक चीज याद ही हो जाएगी, कहीं जाएगी ही नहीं, ठीक है। सर्वप्रथम भारत का एक नक्शा बनाते हैं। ये हमारे भारत का ऊपरी भाग है, ये हमारे भारत का ऊपरी हिस्सा कह सकते हैं हम लोग, ये टुंड्राकार। ये हमारे भारत का ऊपरी हिस्सा। ये जो तिब्बत चीन वाला स्थित तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत, यहीं पे स्थित चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, कुंग कहते हैं इसको या डुंग कहते हैं। देखिए अगर कोई शब्द यहाँ पे गलत हो जाता है तो हम कोई पेपर नहीं दे रहे हैं कि ये गलत हो गया तो इसका हमारा नंबर कट जाएगा। तो हमारा पेपर में जब ऑप्शन आएगा तो हमें इतना दिखा चेमायुंगडुंग, अभी चाहे इसमें युंगडुंग लिखा हो या चेमायुंगकुंग लिखा हो, टिक तो कर देंगे ना, उससे हमारा थोड़ी कोई मतलब है ये सही लिखा है गलत। ये है कि हाँ हमें ये आना चाहिए कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है। अब ये सही लिखा है, ये चेमायुंगकुंग लिखा है, ये डुंग, जैसे कोई गलती हो जाती है तो वो इतना वो नहीं करेंगे, ठीक है। हमारा जो ऑप्शन में आएगा वो तो हमको पता ही रहेगा ना। चेमायुंगडुंग में स्थित मानसरोवर झील, ये मानसरोवर झील के समीप स्थित बोखरचू, आशा करते हैं आप लोग को दिख रहा होगा, बोखरचू हिमनद, ये यहाँ से सिंधु नदी निकलती है। सर्वप्रथम ये अब जब सिंधु नदी उत्तर पश्चिम की ओर बहते हुए या भारत में ये दमचौक, ये क्वेश्चन हमारा बन सकता है, दमचौक, ठीक। सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है तो दमचौक नामक स्थान से यह भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद यह लेह लद्दाख श्रेणी को काटकर लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है या बहती है। इसी के किनारे भारत का लेह शहर स्थित है। यह भारत से निकलते समय भारत में बुंजी गार्ज का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे गहरा गार्ज है, जिसकी गहराई 5200 मीटर है। उसके बाद यह चिल्लर से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने के पश्चात यह पाकिस्तान के अटक से मैदानी भागों में आती है। उसके बाद पाकिस्तान का कराची शहर भी इसी के किनारे स्थित है। उसके बाद सिंधु प्लस इसकी पंचनद नदियाँ, इसकी पंचनद नदियों के बारे में आगे बात करेंगे। अभी सिंधु प्लस इसकी पंचनद नदियों को जल मिठानकोट में मिलता है। उसके बाद यह अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। चलिए अब हर एक बात, पहले हम लोग हर एक चीज़ पढ़ेंगे, बात करेंगे उसके बारे में, पूरा समझेंगे। उसके बाद मैं हर एक चीज़ बोर्ड में लिख दूंगा, चाहे तो आप लोग नोट्स बना सकते हैं। पूरा बेस से एकदम अंत तक हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे हर एक टॉपिक को, जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उसके बाद ये लेह लद्दाख श्रेणी को काटकर यहाँ पे लेह, ये ऐसे कर सकते हैं, ये यहाँ पे लेह स्थित है,
यहाँ पे ये जास्कर पर्वत श्रेणी है, ये लद्दाख पर्वत श्रेणी है। उसके बाद ये चिल्हड़ में यहाँ पे सर्वप्रथम जब ये बुंजी गार्ज का निर्माण करती है, बुंजी गार्ज, सबसे गहरा गार्ज, बावन सौ मीटर इसकी गहराई है। उसके बाद ये चिल्हड़ से पाकिस्तान में प्रवेश करती है, या भारत से चिल्हड़ से निकलती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है हमारा। चिल्हड़ से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। उसके बाद यह पाकिस्तान में अटक से, ये यहाँ पे अटक से पाकिस्तान के अटक POK अटक से मैदानी भागों में आती है। जैसे क्वेश्चन आता है सिंधु नदी मैदानी भागों में कहाँ से प्रवेश करती है, तो सिंधु नदी पाकिस्तान के अटक से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। उसके बाद पाकिस्तान का कराची शहर भी इसी के किनारे स्थित है। उसके बाद सिंधु प्लस इसकी पंचनद नदियाँ जो हम आगे बात करेंगे, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, जो इसकी पंचनद नदियाँ हैं, उसकी बात हम लोग आगे करेंगे। इन पंचनद नदियों का जल यहाँ पे आके मिलता है मिठानकोट में, पाकिस्तान के। ठीक है, उसके बाद ये अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, इतनी बात हम लोगों ने कर ली है। आइए एक बार रिवाइज करते हैं फिर से। सर्वप्रथम नदियाँ हिमालय से निकलते हुए अक्षय अपर्दन निक्षेपण करते हुए आगे बढ़ती हैं। उसके बाद नदियाँ छिपकाकार गति करते हुए आगे बढ़ती हैं। ये जो नदी पर्वत के मध्य या पर्वत के बीच से बहती है वो भाबर का निर्माण करती है। उसके बाद भाबर के बाद नदियाँ तराई क्षेत्र में आती हैं। तराई क्षेत्र के आने के बाद नदियाँ मैदानी भागों में आती हैं। मैदानी भागों में आने के बाद जो नदियाँ अपना कचरा समुद्र में डालती हैं वो ज्वारनदमुख या एर्चुरी का निर्माण करती हैं। जो नदियाँ अपना कचरा समुद्र में नहीं डाल पाती हैं वो नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा, जो गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है। उसके बाद हम लोगों ने बात की नदियों को दो भागों में बांटा गया है, एक प्रायद्वीपीय नदियाँ, एक हिमालयी नदियाँ। हिमालयी नदियों में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदियों में हम लोगों ने पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अब हम लोगों ने बात की है सिंधु नदी की, यहाँ पे लिख देते हैं सिंधु नदी। ये सिंधु नदी, ये सिंधु नदी है। अब इतना तो सब लोगों को पता ही होगा कि हम लोग सिंधु नदी के बारे में बात करते हैं। तो सिंधु नदी के बारे में हम लोगों ने बात की है। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत के समीप चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के मानसरोवर झील या बोखरचू हिमनद से सिंधु नदी निकलती है। वह उत्तर पश्चिम की ओर गति करते हुए दमचौक में दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद भारत के लद्दाख श्रेणी को काटकर या लद्दाख व जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य बहती है। भारत का लेह शहर भी इसी के किनारे स्थित है। वह भारत से निकलते हुए यह नदी बुंजी गार्ज का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे गहरा गार्ज है, जिसकी गहराई 5200 मीटर है। उसके बाद सिंधु नदी चिल्हड़ से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। चिल्हड़ में पाकिस्तान से प्रवेश करती है, या यहीं पे क्वेश्चन आ सकता है सिंधु नदी भारत में कौन से स्थान से निकलती है, तो भारत में चिल्हड़ से निकलती है। उसके बाद ये अटक से मैदानी भागों में आती है। उसके बाद पाकिस्तान का कराची शहर भी सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद सिंधु प्लस इसकी पंचनद नदियों का जल मिठानकोट में आके सिंधु से मिल जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सिंधु व इसकी पंचनद नदियाँ। ठीक, आप चाहे तो इसको बना लीजिएगा, इससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सिंधु, मार्कर धोखा देगा क्या, सिंधु प्लस इसकी
पंचनद नदियां, सिंधु प्लस इसकी पंचनद नदियां, ठीक है। सिंधु का पुराना नाम हिंडन, ये तो सबको पता ही होगा, जो यूनानी लोग इसे कहते थे। अब इसकी पंचनद नदियों के बारे में बात करेंगे। पंचनद नदियां, सर्वप्रथम इसकी पंचनद नदी झेलम, यह एकमात्र ऐसी नदी है जो भारत व पाकिस्तान की सीमा बनाती है। झेलम, चेनाब, उसके बाद आएगी रावी, उसके बाद आएगी व्यास, उसके बाद आएगी सतलज, ठीक है। अब इनका सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो सबको पता हो जाएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इनका प्राचीन नाम। झेलम का प्राचीन नाम रवितस्ता, चिनाब का प्राचीन नाम अश्विनी, रावी का प्राचीन नाम पुरुषड़ी, व्यास का विपाशा, सतलज का सतुश्री। चलिए लिख देते हैं प्राचीन नाम, प्राचीन नाम इसका रवितस्ता। अभी जब हम लोग इसको पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद झेलम, इन सब नदियों के बारे में भी बात करेंगे। रवितस्ता, अश्विनी, रावी का नाम पुरुषड़ी, विपाशा, व्यास का नाम, सतलज का नाम सतुश्री। क्वेश्चन में ये तो पूछ ही सकता है कि सतलज का पुराना नाम, या ये भी पूछ सकता है कि अश्विनी किस नदी का प्राचीन नाम है, तो हमें याद होना चाहिए चेनाब का प्राचीन नाम अश्विनी है, या विपाशा किसका प्राचीन नाम है, व्यास का। इसके बाद चलिए यहीं पे हम लोग लिख सकते हैं इनका उद्गम स्थल। उद्गम स्थल सर्वप्रथम झेलम नदी, यह जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है। शेषनाग झील। चेनाब नदी, इसके बाद चेनाब के बारे में बात करेंगे, जो कि बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ से चेनाब नदी निकलती है। उसके बाद रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। रोहतांग दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद व्यास, ये व्यास कुंड से निकलती है। व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश। उसके बाद इससे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है सतलज से, कि वह भारत की कौन सी नदी है जो भारत से नहीं, जिसका उद्गम भारत में नहीं होता है। यह तिब्बत में, जो हमने बताया था मानसरोवर झील के पास स्थित राकस ताल से सतलज नदी का उद्गम होता है। ये चीज़ें आप चाहे तो बना सकते हैं। फिर हम लोग अब आगे पूरी बात करने वाले हैं सिंधु नदी की। हमने पूरा पढ़ लिया सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, उत्तर पश्चिम की गति करते हुए भारत में दमचौक से प्रवेश करती है। उसके बाद हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं सिंधु नदी के बारे में, जितने भी पॉइंट बनते हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। उसके बाद हम पूरा बोर्ड में लिखने वाले हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इतना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी, ये यहाँ पे लिख देंगे सिंधु नदी। इसका प्राचीन नाम क्या होगा, हिंडन, जो यूनानी लोग कहते थे इसे यूनानी। उसके बाद कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील,
यस, इसको हटा के उद्गम यहाँ पे लिख देते हैं। उद्गम, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील से। यदि ऑप्शन में मानसरोवर झील नहीं आएगा, या चेमायुंगडुंग ग्लेशियर आएगा, या कैलाश पर्वत आएगा, या बोखरचू हिमनद आएगा, तो हम लोग जो ऑप्शन में होगा उसी हिसाब से टिक कर देंगे। मानसरोवर झील से होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा, ये भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो यह भारत में दमचौक, सिंधु नदी भारत में दमचौक, भारत में दमचौक से प्रवेश करती है। उसके बाद यह भारत का लेह शहर इसके किनारे स्थित है। लेह इसी के किनारे स्थित है। उसके बाद यह भारत में लद्दाख व जास्कर पर्वत या श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है। इतना हम लोगों ने लिखा। उसके बाद भारत में ही ये एक यह बुंजीगार्ज का निर्माण करती है, जिसकी गहराई 5200 मीटर का निर्माण करती है। उसके बाद जिसकी गहराई कितनी है? 5200 मीटर, जो विश्व का सबसे गहरा गार्ज है। गार्ज मीन्स खड्डा। विश्व का सबसे गहरा गार्ज। ठीक है, इतना हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, इतना कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सिंधु जल समझौता इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, इतना हो गया। अब हम इसको पाकिस्तान में ले चलेंगे, सिंधु नदी को। ठीक है, ये भारत का हमने पूरा लिख लिया है। अब सिंधु नदी को पाकिस्तान में ले चलते हैं। पुराना नाम चाहे लिखा रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्राचीन। उसके बाद सिंधु नदी को पाकिस्तान में यह कहाँ से प्रवेश करती है? यह भारत में, इसमें ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि यह भारत में कौन से स्थान से सिंधु नदी भारत से निकलती है? तो भारत से यह नदी चिल्लड़ से निकलती है। यदि भारत में चिल्लड़ से निकलेगी तो प्रवेश भी कहीं पे करेगी, तो यह चिल्लड़ से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। चिल्लड़ नामक स्थान से पाकिस्तान पीओके में प्रवेश करती है। उसके बाद यह पाकिस्तान के अटक पीओके से मैदानी भागों में आती है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। मैदानी भागों में आती है। टाइम बेशक लगेगा, लेकिन हम लोग इतना पढ़ लेंगे कि इससे बाहर हमारे एग्जाम में नहीं जाएगा। उसके बाद यह पाकिस्तान का कराची भी इसी के किनारे स्थित है या बसा हुआ है। उसके बाद सिंधु नदी की पंचनद नदियों का जल मिठानकोट में मिलता है। मिठानकोट में सिंधु से
पंच नदियों का जल मिलता है। पंचनद नदियों में कौन कौन सी आएंगी? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। इनका पुराना नाम भी इसी वक्त हम लोग दोहरा देते हैं। झेलम का पुराना नाम रवितस्ता, चेनाब का पुराना नाम अश्विनी, रावी का पुराना नाम पुरुषुड़ी, व्यास का पुराना नाम विपाशा, सतलज का पुराना नाम चतुश्री। सर्वप्रथम झेलम नदी शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से निकलती है। उसके बाद चेनाब नदी बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। उसके बाद रावी नदी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। उसके बाद व्यास नदी व्यास कुंड से हिमाचल प्रदेश से निकलती है। उसके बाद सतलज नदी ऐसी नदी है जो भारत से नहीं निकलती है, यह राकसताल झील से निकलती है। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये इतना पूरा सिंधु कंप्लीट हो गई। अब इसके बारे में बात करेंगे हम लोग सिंधु जल समझौता। ठीक है, इतना नोट कर लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे सिंधु जल समझौता। यहीं पे लिख लेते हैं सिंधु नदी की लंबाई, ये 2 पॉइंट और ऐड कर देते हैं। लंबाई यहाँ पे लिख देते हैं 2880 किलोमीटर लंबाई, यहीं पे लिख देते हैं। भारत सिंधु का जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, सिंधु जल समझौते के हिसाब से भारत केवल 20% पानी सिंधु का यूज कर सकता है। भारत 20% जल सिंधु का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सिंधु जल समझौता। ठीक, इतना हो गया। सिंधु जल समझौता करेंगे आज पूरी हम लोग सिंधु नदी खत्म कर लेंगे। उसके बाद कल पढ़ेंगे झेलम नदी। अब धीरे धीरे स्पीड बूस्ट करेंगे, ये बहुत टाइम लग जाएगा। उसके बाद करेंगे सिंधु जल समझौता, सिंधु जल विवाद या सिंधु जल समझौता। जब सिंधु नदी भारत में जम्मू कश्मीर से बहते हुए आती है तो पाकिस्तान के लोग ये कहते हैं कि भारत जो है सिंधु का पूरा जल बांध बना के श्रीनगर में रोक लेता है। इसी के तहत एक समझौता हुआ जिसे हम लोग कहते हैं सिंधु जल समझौता। ठीक है, जिसमें भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल जी इसकी अध्यक्षता करते हैं, शामिल होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद इसकी मध्यस्थता करता है विश्व बैंक। इसकी मध्यस्थता कौन करता है? विश्व बैंक। उसके बाद पाकिस्तान से इसमें शामिल होते हैं अयूब खान जी, और भारत से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, उसके बाद यह इसकी डेट डाल लेते हैं 19 सितंबर 1960 को यह समझौता हुआ। ठीक है, जिसमें भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की, वह मध्यस्थता विश्व बैंक ने की, और पाकिस्तान से अयूब खान शामिल हुए थे। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग इसमें बात करेंगे इसमें समझौता क्या हुआ। इसमें समझौता ये हुआ कि सिंधु प्लस इसकी पंचनद नदियां जो हैं, सिंधु प्लस झेलम चेनाब ये तीनों नदियों का जल जो है पाकिस्तान कितना यूज करेगा? 80%। ठीक है, अभी हमने आपको ऊपर पॉइंट लिखाया भी था कि भारत केवल 20% पानी सिंधु नदी का इस्तेमाल कर सकता है, और भारत कितना करेगा अपना? 20%।
इसके बाद इसमें यह भी हुआ कि रावी व्यास सतलज, रावी प्लस व्यास प्लस सतलज, ठीक, इसका जो है भारत 80% यूज करेगा, भारत कितना यूज करेगा 80%, और पाकिस्तान 20%, ठीक है, इतना हो गया ना। अभी हमारा जो भी कुछ एक दो पॉइंट ये शायद हमें लग रहा है सब मिस हुआ है, ये देख लेते हैं, जो भी मिस हुआ है उसको हम लिख देते हैं। एक पॉइंट इसमें ये लिख लेंगे, अभी हम इसको पूरा रिवीजन करेंगे, उसके बाद लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। सर्वप्रथम नदियों के बारे में हमने पढ़ा, नदियाँ अपक्षय अपरदन या निक्षेपण करते हुए आगे बढ़ती हैं। सर्वप्रथम नदियाँ छिद्रकाकार गति करते हुए आगे बढ़ती हैं। नदियाँ जब नदी पर्वत के मध्य से बहती है तो वह भ्रामर क्षेत्र का निर्माण करती है, उसके बाद नदी तराई क्षेत्र में आती है, उसके बाद नदी मैदानी भागों में आती हैं। जो नदियाँ अपना कचरा समुद्र में नहीं डाल पाती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जो नदियाँ अपना कचरा सीधा समुद्र में डालती हैं वो एचुरी या झरनामुख का निर्माण करती हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने बात किया भारत को नदियों में दो भागों में हम लोग पढ़ेंगे, पहले हिमालयी नदियाँ, उसके बाद प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालयी नदियों में हमारा आएगा सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और प्रायद्वीपीय नदियों में आएगा ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ व अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत के समीप चेमायुंगडुंग ग्लेशियर व बोखरचू हिमनद व मानसरोवर झील के समीप से निकलती है। यह उत्तर पश्चिम की ओर बहते हुए भारत में लद्दाख श्रेणी को काटकर या दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। ये याद रखिएगा, सिंधु नदी भारत में दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है। उसके बाद यह लद्दाख श्रेणी को काटकर लद्दाख व जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है। इसी के किनारे सिंधु नदी के किनारे भारत का लेह शहर स्थित है, ठीक है। भारत का लेह शहर सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद सिंधु नदी भारत में बुंजी गार्ज का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे गहरा गार्ज है, जिसकी गहराई 5200 मीटर है। उसके बाद सिंधु नदी भारत में चिल्हट नामक स्थान से निकलती है। उसके बाद यह पाकिस्तान में चिल्हट नामक स्थान से प्रवेश करती है। सिंधु नदी पाकिस्तान के अटक से मैदानी भागों में आती है। उसके बाद पाकिस्तान का कराची शहर भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद सिंधु की पंचनद नदियाँ, सिंधु प्लस उसकी पंचनद नदियों का जल मिठानकोट में आके मिलता है। उसके बाद यह डेल्टा का निर्माण करते हुए अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सिंधु जल समझौता, जो कब संपन्न हुआ 19 सितंबर 1960 को, जिसमें भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी शामिल हुए, वह पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान, और उसके बाद जिसके मध्यस्थता विश्व बैंक ने की, ठीक है। जिसके तहत सिंधु झेलम चेनाब का 20% जल केवल भारत इस्तेमाल कर सकता है, वह 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा। उसके बाद रावी व्यास सतलज का जो भारत 80% इस्तेमाल करेगा, वह पाकिस्तान 20% यूज करेगा, ठीक है। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया, पूरा रिवाइज भी कर लिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जो इसमें देखते हैं सिंधु नदी में जो हमारे पॉइंट छूट गए हैं उसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, जो हमारा छूट गया है वो हम लिख देते हैं, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा इसको, ठीक है। इसको जब ये नदी तिब्बत में निकलती है तो इसको तिब्बत में क्या कहते हैं सर्वप्रथम हम लोग ये जानेंगे, ठीक है। तिब्बत से निकल रही है हमारी सिंधु नदी, तो इसको तिब्बत में सिंधु नदी को तिब्बत में सिंही खंभान या शेरमुख कहते हैं, या शेरमुख कहते हैं, ये याद रखिएगा। ये हमारा पॉइंट मिस हो गया था, इसको भी हम लोगों ने पूरा कर लिया है। अब हम लोग कल पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, इसकी पंचनद नदियों में इसकी प्रथम पंचनद नदियाँ आएगी कौन सी, झेलम। कल हम लोग झेलम और इसके साथ खत्म कर लेंगे चिनाब को, ठीक है। उसके बाद इसी तरह धीरे धीरे पूरी नदियाँ खत्म करने के बाद फिर आगे कोई टॉपिक पढ़ेंगे झील वगैरह में,
ठीक है, इसको पूरा खत्म कर देंगे। चलिए एक पॉइंट हम ये बताना चाह रहे थे, याद नहीं आ रहा था, अब आ गया है। पूर्ववर्ती नदियां किसे कहते हैं? पूर्ववर्ती नदियां, पूर्ववर्ती नदियां, इसकी डेफिनेशन हम बता देंगे, लेकिन पहले पूर्ववर्ती नदियां जान लेते हैं। क्या है ये पेपर में हमें एक दो बार हमने देखा भी है। पूर्ववर्ती नदियां इंपॉर्टेंट है। हिमालय के निर्माण से पहले, हिमालय के निर्माण से पहले बहने वाली नदियों को पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हिमालय का निर्माण होता गया, टेथी सागर से जब हिमालय उठता गया तो उससे पहले जो नदियां बह रही थी, तो वो जितनी जो नदियां, जब हिमालय उठता गया जहाँ से नदियां बह रही थी वहाँ से हिमालय नहीं उठ पाया, वहाँ से नदियों का मतलब नदियों का प्रवाह लगातार जारी रहा। तो पूर्ववर्ती नदियों में कौन कौन सी नदियाँ आएंगी ये हम लोग लिख लेते हैं। पूर्ववर्ती नदियों में 3 नदियाँ आती हैं। प्रथम आएगी सिंधु, उसके बाद आएगी सतलज, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों हमारी पूर्ववर्ती नदियां हैं। पूर्ववर्ती नदियों में सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इतना हम लोगों ने खत्म कर लिया है। उसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे झेलम नदी। ठीक है, इसी तरह हाँ, एक क्वेश्चन आप लोग इसका जवाब दीजिएगा कमेंट में। इसमें लिख देते हैं चेनाब का पुराना नाम, जो हम बता चुके हैं क्लास में। चेनाब का पुराना नाम व सिंधु की पंचनद, सिंधु की पंचनद नदियाँ, इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर क्लास को आज यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो या कहीं पे मैंने कुछ मेरी वाणी से अगर कोई गलत शब्द निकले उसके लिए क्षमा चाहेंगे। ठीक है, चलिए फिर आज को क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। सभी को जय हिंद।